दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी मग यानी कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसे दिन में जो किसी पर्व से कम नहीं था। राजधानी जैसे मुस्कुरा उठी हो। वर्षों से सूना पड़ा राजमहल उस सुबह जब जागा तो हर कोने में दीप जल उठे, हर द्वार पर रंगोली बिछी और हर गली में ढोलनगारों की गूंज सुनाई दी। पूरा नगर मानो किसी दैवीय चमत्कार का गवाह बन रहा था। राजमहल की छतों से लेकर नगर की गलियों तक दिवाली जैसा उत्सव फैल हुआ था और इसकी एक ही वजह थी, महारानी सुप्रिया मां बनने वाली थीं। राजमहल की वीरान दीवारें जो सालों से एक मासूम किलकारी को तरस रही थीं, आज पहली बार एक आने वाले जीवन की कल्पना से गूंज उठीं। महाराज इंद्रसेन की आंखों में बरसों बाद एक अलग चमक थी। वो जोश, वो उल्लास जो शायद सिर्फ एक पिता बनने की खबर से ही आ सकता है। लोगों ने मिठाइयां बांटी, निर्धनों को भोजन मिला और नगर भर के ब्राह्मणों मुनियों को आमंत्रित कर स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया गया। लेकिन इसी शांति और उत्सव के बीच अचानक राजसभा में एक चेहरा उभरा जिसने महाराज के दिल को जैसे आश्चर्य में डाल दिया हो। वही तेजस्वी मुनि जिनकी लंबी श्वेत जटाएं, सौम्य मुख और प्रखर दृष्टि को देखकर वर्षों पहले महाराज स्तब्ध रह गए थे, वही आज फिर उनके सामने खड़े थे। उस वक्त जब पूरा दरबार महाराज से दूसरा विवाह करने का आग्रह कर रहा था और वो स्वयं भी पुत्र की चाहत में उलझ चुके थे, तभी यही मुनि पहली बार राजमहल आए थे। महाराज ने उन्हें सादर आसन दिया था और अपना मन उनके सामने खोल दिया था। मुनिवर कुछ नहीं बोले, बस मौन होकर ध्यान में चले गए थे। उस दिन उनके मौन ने ही जैसे भाग्य की दिशा बदल दी थी। और आज जब महल में खुशियां छाई हुई थी तो वही मुनि फिर प्रकट हुए। दरबार में जैसे कोई देवता उतर आए हों, हर आंख श्रद्धा से झुकी और हर मन नतमस्तक हो गया। अचानक उनकी सौम्य और मधुर आवाज गूंजी, राजन, महारानी सुप्रिया को बुलाओ। राजा ने तुरंत इशारा किया और सेवक सेविकाएं दौड़ पड़ीं। कुछ ही देर में संदेश पहुंचा और महारानी ने भीतर से उत्तर भिजवाया, स्नान करके हम उपस्थित होते हैं। पर जो दृश्य उसके बाद देखने को मिला वो किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। दासियां जब लौटीं तो उनके चेहरों पर आश्चर्य था। उन्होंने जो देखा था वह अविश्वसनीय था। महारानी सुप्रिया बिल्कुल सफेद और स्वच्छ वस्त्रों में, शांत चेहरे पर दिव्यता लिए, मुनिवर के सामने दोनों हाथ जोड़े पहले से ही बैठी थीं। उनकी आंखें बंद थीं और मुनिवर के मस्तक से एक चमकदार रेखा निकलकर सीधा महारानी के ललाट पर रही थी। दरबार में सन्नाटा था और फिर उसी मौन को चीरती हुई महारानी के होठों ने थरथराना शुरू किया और फिर उनकी जुबान से एक वाक्य फूटा, मुझे स्वीकार है स्वामी। अचानक चारों तरफ रंगों का विस्फोट हुआ, जैसे फागुन की होली फूट पड़ी हो। लाल, पीले, हरे, नीले, हर ओर सिर्फ गुलाल ही गुलाल। दरबार की छतें तक रंगों में भीग गईं। जब वो चमत्कारिक रंगों की बारिश रुकी तो देखा कि मुनिवर का आसन अब खाली था। तभी राजा और दरबारियों की आवाज एक साथ गूंजी, मुनिवर, आपको प्रणाम। कुछ ही दिनों में खबर आई, महारानी गर्भवती है। यह सुनते ही महाराज जैसे उछल पड़े। ये वही मुनिवर थे जिन्होंने उस दिन बिना कुछ कहे भाग्य की दिशा बदल दी थी और आज फिर जैसे कुछ कहने आए थे। जब मुनिवर फिर प्रकट हुए तो इस बार महाराज देर नहीं करना चाहते थे। वह सिंहासन छोड़कर स्वयं नीचे उतर आए, उनके चरणों में झुककर उन्हें ऊपर बैठाया और खुद उनके चरणों के पास बैठ गए। मुनिवर ने सिर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, वत्स, हमेशा सुखी रहो, लेकिन याद रखो, यह सिंहासन तब ही चमकेगा जब इस पर कोई योग्य व्यक्ति बैठेगा। अगर कभी कोई अयोग्य इसे छुएगा तो इसकी सारी कांति बुझ जाएगी। इसे किसी कुपात्र को मत सौंपना। जो आज्ञा मुनिवर। महाराज इंद्रसेन की आवाज उस क्षण कांप रही थी। आपके आशीर्वाद से ही इस राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिला है। मुनिवर ने बस एक शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया, तुम्हारा कल्याण हो। और फिर बिना किसी शब्द के वो एक झोंके की तरह हवा में विलीन हो गए। और तभी दरबार का वह सिंहासन अचानक एक अपूर्व ज्योति से चमक उठा। उसकी जड़ाओं में लगे मानिक और पुखराज ऐसे दमक उठे कि सबकी आंखें चौंध दिया गईं। पूरा दरबार स्तब्ध था। सब समझ गए थे कि यह सिंहासन अब सिर्फ एक गद्दी नहीं, बल्कि मुनिवर की तरफ से राजकुमार के लिए एक दिव्य उपहार बन चुका है। जैसे ही यह बात नगर में फैली कि एक अज्ञात मुनि सिंहासन को आशीर्वाद देकर चले गए हैं, जनता का उत्सव और बढ़ गया। हर घर में दीप जलाए गए, हर आंगन में झोल बजे। राजा इंद्रसेन खुद हर जरूरतमंद की सुध ले रहे थे
न्याय हर किसी को बिना भेदभाव के मिल रहा था। लेकिन तभी इस खुशियों के समुद्र में एक सा तूफान आ गया। रानी सुप्रिया अचानक बीमार पड़ गईं। राजकुमार अभी सिर्फ 9 दिन का था और रानी का चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। राज्य के बड़े से बड़े वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियों से लेकर यज्ञ और मंत्रों तक सब किया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रानी बार बार कहती रही, राजन, वैद्य कुछ नहीं कर पाएंगे, अब जो होगा ऊपर वाला ही करेगा। लेकिन महाराज अपनी प्राणों से प्यारी रानी की पीड़ा देख नहीं पा रहे थे। 13वें दिन रानी की हालत इतनी बिगड़ गई कि महाराज खुद उनके सिरहाने बैठ गए, आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। तभी रानी दर्द से कराह उठीं और उस क्षण राजा को लगा मानो उनके सीने पर तलवार चला गया हो। उनके रुंधे हुए गले से एक आवाज निकली, जाओ महामंत्री, धरती के किसी भी कोने से वैद्य लेकर आओ जो मेरी रानी को ठीक कर दे। झिंझोरा पिटवा दो, हमारा पूरा राज्य उस वैद्य को दे देंगे, बस हमारी सुप्रिया को ठीक कर दो, अब और सहा नहीं जाता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महामंत्री सिर झुकाकर खड़े थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब कोई भी इंसानी शक्ति रानी को नहीं बचा सकती। महाराज इंद्रसेन भगवान की मूर्ति के चरणों में गिर पड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, ये तूने क्या किया? एक तरफ उत्तराधिकारी का उपहार दिया और दूसरी ओर मेरी पूरी दुनिया मुझसे छीन रहा है। अगर कोई पाप हुआ है तो उसकी सजा मुझे दे, मेरी सांसें ले ले, लेकिन मेरी रानी, मेरी सुप्रिया को जीवनदान दे दे प्रभु। तभी अचानक महारानी की हल्की सी कराह मंदिर के अंदर गूंजी। महाराज तुरंत भागे और उनके कांपते हाथों ने महारानी की हथेली थाम ली। रानी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, रोइए मत, मुझे जाना ही था। ये तो पहले से लिखा हुआ था। राजा करुण स्वर में बोला, नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही है सुप्रिया? रानी ने बड़ी शांति से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने अपने बेटे के बदले अपनी जिंदगी दी है। क्या आपको याद है वो दिन जब मैं मुनिवर के सामने हाथ जोड़े बैठी थी और उनके मस्तक से जो दिव्य प्रकाश मेरे भीतर समा रहा था, उसी रोशनी के जरिए उन्होंने मुझसे पूछा था, देवी, क्या तुम अपने जीवन के बदले राज्य को एक तेजस्वी उत्तराधिकारी देना चाहोगी? विधाता की लेखनी में तुम्हारी कोख से संतान का भाग्य नहीं लिखा, लेकिन अगर तुम पुत्र के जन्म के बाद जीवन त्यागने को तैयार हो तो एक ऐसा बालक जन्म ले सकता है जो निडर हो, वीर हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो और उस सिंहासन के योग्य हो। मैंने बिना हिचक कहा था, मुझे स्वीकार है स्वामी। ये कहते कहते उनकी सांसें और धीमी होती गईं। राजा की आंखों के सामने उस दिन का दृश्य जैसे दोबारा जीवित हो उठा। महामंत्री की आंखों में भी आंसू छलक उठे। उन्होंने मन ही मन कहा, तू धन्य हो देवी। रानी की आवाज अब और भी कोमल हो चुकी थी। मैं तब से जानती थी कि मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरे जन्म की यात्रा पूरी हो जाएगी। राजा फफक उठे, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया देवी? क्यों छुपाया मुझसे ये सब? रानी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं राज्य की खुशियों में जहर नहीं घोलना चाहती थी। मेरा बस इतना सपना था कि मैं अपने बेटे का जन्म देखूं, लोगों की खुशी देखूं, दीप जलते देखूं और फिर शांति से विदा लूं। और भगवान ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी है। राजा अब खुद को रोक नहीं पाए, सिर के बाल पकड़ते हुए बोले, ऐसा मत कहो सुप्रिया, हमारा दिल फटा जा रहा है, हम पागल हो जाएंगे। रानी ने कांपती सांसों में मुस्कुराकर कहा, स्वामी, अब आपको खुद को संभालना है। मेरे लाल को आपको योग्य बनाना है, राजा नहीं इंसान बनाना है। लेकिन एक वचन चाहिए, कभी उसे खुद से दूर मत करना और उसे कभी दुख मत देना। बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। हम अपने बेटे को सीने से लगाकर पालेंगे प्रिय, लेकिन तुम हमें छोड़कर मत जाओ, उसे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी ही होगी सुप्रिय। राजा की आंखें भीग चुकी थीं, आवाज कांप रही थी और दिल अंदर से टूट रहा था। रानी सुप्रिया ने बहुत हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे एक आखिरी किरण किसी डूबते सूरज से फिसल गई हो, और उसी पल उनका पूरा शरीर शांत हो गया। रानी चली गईं। वो जिनकी वजह से राजमहल में जीवन लौटा था, अब वही सबको रोता छोड़ चली गई थीं। जैसे ही ये दुखद समाचार नगर में फैला, हर गली, हर चबूतरा, हर आंगन से रोने की आवाजें आने लगीं। रानी को गुजरे हुए कुछ समय हो गया और धीरे धीरे वो पीड़ा कम होने लगी, लेकिन राजा के दिल में अब भी टीस थी। महाराज इंद्रसेन ने खुद को पूरी तरह राजकाज और राजकुमार की देखभाल में लगा दिया। वो जानते थे कि इतनी छोटी उम्र में एक मां का साया किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है।
राजकुमार की देखभाल के लिए कई दासियां नियुक्त थीं, लेकिन मां जैसा प्रेम कहां से लाएं? उघर महामंत्री कई दिन से सोच विचार कर राजा को सुझाव दे रहे थे। महाराज, यह दासियां कितना ही प्रयास करें, पर एक मां का स्थान नहीं ले सकती, और आप अभी युवा है। अकेलेपन की पीड़ा बहुत भारी होती है। क्यों न आप पुनः विवाह कर लें? इससे राजकुमार को भी एक सच्चा स्नेह मिलेगा और आपको भी सहारा। राजा चुप रहे, लेकिन अंदर एक भंवर सा उठने लगा था। अगर नई रानी ने मेरे बेटे से प्रेम किया, अगर उसने उसे पराया समझा, सौतेला व्यवहार किया, तब मैंने अपनी सुप्रिया को वचन दिया है कि मैं उसके बेटे को कभी दुःखी नहीं होने दूंगा। महाराज की उलझन उनके चेहरे पर साफ थी। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, एक योग्य कन्या मेरी दृष्टि में है, बस आपकी अनुमति की देर है। राजा ने मन की सारी दुविधा मंत्री के सामने रख दी। मंत्री ने आत्मविश्वास से कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं राजन? हो सकता है वो नई रानी राजकुमार से सच्चा प्रेम करे, उसे अपने बेटे की तरह अपनाए। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? मंत्री ने भरोसे से उत्तर दिया, राजन, ईश्वर पर भरोसा रखिए, हर रात्रि के बाद भोर जरूर आती है। आप आज्ञा दें, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे सोचने का अवसर दो मंत्रीवर। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कल पुनः सेवा में उपस्थित होऊंगा। और फिर धीरे धीरे दरबार से बाहर चले गए। महाराज इंद्रसेन उस रात करवटें बदलते रहे। नींद तो जैसे कहीं खो गई थी। दिल और दिमाग के बीच एक लंबा संग्राम चल रहा था। बार बार एक ही सवाल भीतर उठता, अगर नई रानी ने अजय को अपनाया नहीं तो? फिर खुद से ही कहते, नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। और फिर अजय कोई साधारण बालक नहीं, उस पर तो स्वयं मुनिवर श्वेत का आशीर्वाद है। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ईश्वर पर भरोसा कर दूसरा विवाह स्वीकार कर लिया। तब राजकुमार अजय केवल 6 महीने के थे। उसी शुभ अवसर पर उनका नामकरण भी धूमधाम से हुआ और नाम रखा गया युवराज अजय सेन। और फिर राज्य में उल्लास के साथ महाराज इंद्रसेन का विवाह राजकुमारी अंजलि से संपन्न हो गया। विवाह के बाद जैसे ही अंजलि ने महल में कदम रखा, सबकी नजरों ने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया। रानी अंजलि ने नन्हें अजय को जैसे ही देखा, अपने आंचल में भर लिया। वो उसे दूध अपने हाथों से पिलाती, खुद स्नान कराती, रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर मुस्कुराते हुए महाराज की गोद में देती और कहती, लीजिए स्वामी, देखिए हमारा राजकुमार कितना सुंदर लग रहा है। आहा, कहीं किसी की नजर न लग जाए मेरे लाल को। वो फिर माथे पर काजल का टीका लगाकर लोरी गाकर सुला देती। महाराज जब रानी को अपने कक्ष में पाते तो उन्हें अपने अंक में भर लेते और भावुक होकर कहते, अंजलि, तुमने हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन रानी मुस्कुराकर उनके होठों पर उंगली रख देती, ऐसा मत कहिए स्वामी, ये तो मेरा सौभाग्य है। आपके चरणों में आकर तो मैं पहले ही धन्य हो गई थी, और अब अजय को पाकर तो मेरी गोद भी पूर्ण हो गई। महाराज को अब अजय की परवरिश की चिंता से मुक्ति मिल गई और उन्होंने फिर पूरी निष्ठा से राजकाज संभाल लिया। उनकी दूरदृष्टि और न्यायप्रियता से राज्य में सुख की लहर फैल गई। हर किसान को जमीन मिली, हर व्यापारी को सुरक्षा और संतोष, और हर नागरिक को न्याय और गरिमा। राज्य व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया और दूर दूर से लोग यहाँ आकर इसे समृद्ध बना गए। महाराज हर दिन मंत्रीवर से मिलते, योजनाएं बनाते और प्रजा के कल्याण में जुटे रहते। समय यूं ही आगे बढ़ता गया और फिर एक दिन रानी अंजलि ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल में फिर से ढोलनगारों की गूंज हुई, हर द्वार पर दीप जले और नगर में फिर से उत्सव का आलम था। लेकिन इस बार महाराज की निगाहें कुछ और झूम रही थीं। उनका मन बार बार मुनिवर श्वेत की ओर जा रहा था। उन्होंने पूरे विश्वास से कहा, वो आएंगे, जरूर आएंगे। अंतर्यामी मुनिवर को सब ज्ञात होता है, वो हमारे इस क्षण में हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। राजा ने नई रानी को भी सब कुछ विस्तार से बताया था, और जब से रानी ने वो सुना था, तब से उनके मन में भी मुनिवर के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों घर कर गई थी। लेकिन वक्त बीतता गया और मुनिवर नहीं आए। इधर छोटे राजकुमार का नाम रखा गया चंद्रसेन। और फिर आया वो दिन जब पूरे राज्य में खुशियां फिर एक बार नृत्य करने लगीं। युवराज अजय सेन की 5वीं वर्षगांठ। राजमहल दीपों से जगमगा रहा था। बड़े दरबार में आयोजन हुआ। बीच दरबार में एक सुंदर नर्तकी नृत्य कर रही थी।
उसकी हर थिरकती हुई चाल पर दरबारियों की जुबान से वाह वाह निकल रही थी। महाराज, रानी, दोनों राजकुमार सब उसका नृत्य देख रहे थे, जब अचानक जैसे सब कुछ थम गया। संगीत की लय बिगड़ गई, घुंघरुओं की छनक मध्यम पर गई और नर्तकी के पांव जैसे जमीन से चिपक गए हों। वो घबरा गई थी। क्या हो रहा है मेरे साथ? सबकी आंखों में हैरानी थी। तभी एक और घुंघरू की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये कुछ और ही था। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये संगीत की कोई दिव्य लहर थी। और उस संगीत की लय पर जैसे हवा भी झूम उठी और सामने आई एक ऐसी छवि, लाल परिधान में मोती और स्वर्ण आभूषणों से सजी हुई कोई अप्सरा थी, स्वर्ग से उतरी हुई। उसके हाथों में एक रत्नजडित सोने की थाली थी, जिसमें रखी थी एक बांसुरी। अप्सरा ने तीनों को झुककर प्रणाम किया और बोली, महाराज, महारानी और युवराजों को मुनिवर श्वेत की ओर से इस पावन वर्षगांठ की शुभकामनाएं। उसकी आवाज जैसे रागिनी में झली कोई चंदन की फुहार हो। महाराज मुस्कुराकर बोले, हे संगीतमयी देवी, हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन यह निश्चित है कि तुम मुनिवर की शक्ति हो। उन्हें हमारा प्रणाम कहना और बताओ क्या आज्ञा है। अप्सरा ने थाली की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बांसुरी मुनिवर ने युवराज के लिए भेंट स्वरूप भेजी है। अनुमति हो तो उन्हें सौंप दूं। महाराज बोले, हाँ हाँ, अवश्य। अप्सरा राजकुमार की ओर बढ़ी, उसने झुककर अजय सेन को प्रणाम किया और बांसुरी आगे बढ़ाई। राजकुमार ने वह थाली ली और पिता की ओर बढ़ गए। पिताश्री, कृपया इसे छूकर मुझे आशीर्वाद दें। महाराज ने बांसुरी को छुआ और आशीर्वाद दिया। फिर अजय मां के पास गए। रानी अंजलि ने बांसुरी को छुआ और उसे माथे पर चूमते हुए बोली, जुग जुग जियो मेरे लाल। फिर अप्सरा मुस्कुराई और बोली, अब युवराज अपने अधरों से इस बांसुरी को छूने का सौभाग्य प्राप्त करें। अजय ने मां पिता की ओर देखा, दोनों ने सिर हिलाकर सहमति दी। और जैसे ही अजय ने फूंक मारी, एक दिव्य संगीत निकल पड़ा, ऐसा स्वर जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। चारों ओर से फूलों की पंखुड़ियां बरसने लगीं, जैसे आकाश से आशीर्वाद टपक रहा हो। दरबार के हर कोने में संगीत और आनंद का जादू फैल गया। और युवराज, वो अपनी आंखें बंद करके उस धुन में खो गया था, जैसे कोई स्वर्गिक साधना कर रहा हो। लेकिन जब उसने आंखें खोली और अप्सरा की ओर देखा, तो वो वहां नहीं थी। कोई चमत्कार था या कोई संकेत, कोई नहीं जानता। सब चकित थे, लेकिन महाराज को जैसे ये सब पहले से पता हो। फिर महाराज ने पहले वाली नर्तकी को सम्मानपूर्वक विदा किया और दरबार की सभा समाप्त कर दी। दरबार खत्म होने पर सभी दरबारी भी आज की विशेष चर्चा करते हुए विदा हो गए। महाराज इंद्रसेन ने दोनों राजकुमारों, अजय और चंद्रसेन, के लिए गहरे ज्ञान वाले गुरु नियुक्त किए। शास्त्र और अस्त्र दोनों ही विधाओं के लिए अलग अलग श्रेष्ठ आचार्य लाए गए। अजय सेन, जो उम्र में थोड़ा बड़ा था, बचपन से ही विलक्षण तेज और लगन का उदाहरण बनता जा रहा था। कुछ ही समय में जब शस्त्र विद्या के गुरु दरबार में आए तो उनके चेहरे पर गर्व और हैरानी दोनों साफ झलक रहे थे। राजन, जो कुछ हमें आता था वह हम इस बालक को सिखा चुके हैं, लेकिन अब यह हमसे भी आगे निकल चुका है। कृपा करके अब इससे कहीं श्रेष्ठ गुरु बुलवाइए, हमारी बुद्धि तो इसे देख चकरा गई है। उसके बाद शास्त्र के गुरु भी सिर झुकाए आए और बोले, महाराज, युवराज अजय हमसे ही ऐसे ऐसे सवाल करता है कि हमारे उत्तर कम पड़ जाते हैं, और वो स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर खोजकर हमें चकित कर देता है। ऐसा तेजस्वी और जिज्ञासु बालक आज तक हमने नहीं देखा। ये सब सुनकर महाराज खुद अजय की परीक्षा लेने पहुंचे, और जब उन्होंने अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता अपनी आंखों से देखी तो भावुक हो उठे। सुप्रिय, तुम धन्य हो जो तुम्हारी कोख से ऐसा रत्न जन्मा। दूसरी ओर चंद्रसेन एक साधारण बुद्धि का बच्चा था, जिसे सामान्य शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक मिल गए। पर अजय के लिए दूर दूर से ज्ञानीजन बुलाए गए, और जब महाराज ने उन्हें परखा तो कुछ श्रेष्ठ आचार्यों को चुनकर अजय के चरणों में सौंप दिया। वे भी अजय को देखकर आनंदित हो उठे। एक शिष्य जो विनम्र, सुंदर, बुद्धिमान और शीलवान था, उन्हें मिल गया था। अब शिक्षा का दौर अपने चरम पर था, पर ठीक उसी वक्त कहानी ने एक नया मोड़ लिया। महारानी अंजलि के दूर के रिश्ते का भाई मलखान सिंह अचानक राजमहल आ पहुंचा। महारानी ने चुटकी लेते हुए कहा, वाह भैया, अब बहन की याद आई है क्या? मलखान झेंपता हुआ बोला, आने का दिल तो कब से था दीदी, पर कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिली। रानी मुस्कुरा दी, अब तो बताओ किस वजह से आना हुआ? ये पूछते ही मलखान की आंखें भर आईं और वो फूट फूट कर रो पड़ा। रानी घबरा गई, अरे भैया, क्या हुआ? बताओ तो सही। मलखान ने रुंधे गले से कहा, दीदी,
अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है। पिताजी ने मुझे निकम्मा और मूर्ख कहकर गद्दी से हटा दिया और छोटे भाई को उत्तराधिकारी बना दिया। रानी चौंकी। लेकिन ऐसा क्यों? मलखान ने गहरी सांस ली और बोला, मैं जनता का ध्यान रखता था, मदद करता था, लेकिन पिताजी को लगता था कि मैं कोष खाली कर दूंगा, बस इसलिए मुझे निकाल फेंका। रानी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भैया अब तुम यहाँ हो, कोई तकलीफ हो तो मुझसे कहना, सब ठीक होगा, ईश्वर न्याय जरूर करेगा। और इस तरह मलखान अब स्थायी रूप से राजमहल का हिस्सा बन गया। महाराज इंद्रसेन को न जाने क्यों मलखान के चेहरे पर दिखती मुस्कान में कोई साफ नीयत नहीं दिखती थी। उनका दिल कहता था कि ये आदमी भरोसे लायक नहीं है। उन्होंने चुपचाप एक भरोसेमंद भेदिया उसके पीछे लगा दिया और कुछ ही दिन बाद जो सूचना आई उसने महाराज की शंका को सत्य में बदल दिया। मलखान केवल बातों का बाजीगर था, वह विलासी, कपटी और गद्दी के नाम पर एकदम अयोग्य। पर महाराज ने एक खबर रानी अंजलि को नहीं बताई क्योंकि वो जानते थे कि उनकी रानी भोली है, कोमल हृदय वाली है और इस सच्चाई से टूट सकती है। पर शायद यही चूक हो गई। उघर मलखान अपने असली रंग में था। राजमहल के एक कोने में मदिरा की महक, नाचती सुंदरियां और ठहाकों की गूंज थी। तभी एक दासी फुसफुसाई, महारानी आने वाली है। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। पात्र हटा दिए गए, मलखान का चेहरा उदास बना दिया गया और महल का कमरा जैसे एकदम शांत हो गया। रानी आईं और उन्होंने अपने भाई की झुकी नजरें देखकर पूछा, भैया आप कुछ उदास लग रहे हैं, कोई तकलीफ है क्या? मलखान ने भारी आवाज में कहा, नहीं दीदी, यहाँ आकर तो जैसे सब कुछ भूल गया हूँ, पर तुम्हारा वैभव देखकर एक डर भीतर उठता है, सब कुछ कब तक ऐसा रहेगा? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया जैसी आज हूँ वैसी ही कल भी रहूंगी। राजा मेरा ध्यान रखते हैं और दोनों बालक सुखी है। मलखान ने गहरी सांस ली और चालाकी से जवाब दिया, ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन दीदी अपनों से धोखा मिलना सबसे कड़वा होता है। मैं खुद भुगत चुका हूं। और फिर अजय को देखिए, कितने गुरु बुलवाए गए, सबकी नजरें उसी पर है और चंद्र बेचारा अनदेखा रह गया। क्या उसे कोई प्यार करता है तुम्हारे और मेरे सिवा? रानी एकदम खड़ी हो गई, भैया ऐसा मत कहो, अजय भी मेरा बेटा है और दोनों मेरे लिए बराबर है। मलखान जद से पीछे हट गया, अगर कुछ गलत लगा हो क्षमा कर देना दीदी, पर मैं चंद्र का मामा हूं, उसका दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता। रानी भारी मन से लौटने लगीं। तभी मार्ग में महाराज मिले और अजय का हाथ थामे हुए गर्व से बोले, रानी जी देखा आपने अपने अजय का कमाल, ऐसे से तर्क करता है कि विद्वान भी चुप हो जाए। रानी का मन वहीं अटक गया, लेकिन चंद्र कहाँ है? महाराज थोड़ी देर को चौंके, वो हाँ कहीं होगा, अरे कोई है, चंद्र को देखो जरा। दासिया दौड़ पड़ीं, लेकिन रानी के दिल में एक टीस घर कर चुकी थी, अजय को तो साथ लेकर घूम रहे हैं और चंद्र का किसी को होश ही नहीं। यही तो मलखान चाहता था, रानी के मन में वह बीज बोना जो आगे चलकर रिश्ता तोड़ सके। अब रानी जब भी मलखान से मिलतीं, उनके चेहरे पर चिंता की परतें और गहरी होती जातीं। मलखान अब उनके हृदय में एक शुभचिंतक के रूप में स्थापित हो चुका था। महाराज जब दोनों युवराजों के साथ भोजन करते तो अजय की तारीफ करते और चंद्र के चेहरे पर एक छाया सी उतर जाती। रानी को अंदर ही अंदर एक कड़वाहट घेरने लगी। और उघर मलखान अब वह अंतिम वार की तैयारी में था। राजमहल के गलियारों में जैसे सन्नाटा सा छाया था। रानी बहुत उदास रहने लगी। रानी अंजलि के दिल में घर कर चुका था कि महाराज न तो उन्हें चाहते हैं न उनके बेटे चंद्र को। हर छोटी छोटी बात को अब वह उल्टा समझने लगी थी और अब प्रेम ही पीड़ा बन गया था। उधर महाराज जो राजकाज में दिन रात डूबे रहते थे, उन्हें इस बदलते भाव का पता ही न चला। हाँ, कभी कभी मलखान की हरकतें जरूर उन्हें खटकतीं, पर रानी के साथ उसके समीप संबंधों को लेकर वे ज्यादा कुछ बोल न सके। पर ये चुप्पी ही धीरे धीरे एक आग बन गई। दासियों तक पर उसका प्रभाव था और उनमें से एक को तो उसने इतना अपना बना लिया था कि वह दासी अब उसके इशारे पर हर जगह कान और आंख बन चुकी थी। तभी अचानक एक दिन महाराज इंद्रसेन की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य भागते हुए आए, नाड़ी देखी, आंखों को देखा और बस एक ही शब्द निकला, राजा को विष दिया गया है। यह सुनते ही पूरे महल में कोहराम मच गया। स्तंभित रानी और दोनों राजकुमार भागकर महाराज के कक्ष की ओर दौड़े। रानी बिलख रही थीं। अजय का चेहरा सख्त हो चुका था, आंखों में आंसू थे, पर भीतर उठ रही चिंता और जिम्मेदारी की लहर अब अलग ही रूप ले रही थी। वह अब छोटा नहीं था, विद्या और रणकौशल में प्रवीण हो चुका था।
पर राजनीति की गहराई और चालबाजियों से अभी दूर था। सबसे बड़ी बात, मामा मलखान के लिए उसके मन में आज भी वही स्नेह था जो शुरुआत में था। उसे क्या पता था कि यही स्नेह एक दिन उसकी आंखों पर पर्दा बन जाएगा। उधर महाराज कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी जी झैंठ चुकी थी, होठ हिल रहे थे, पर आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। महामंत्री ने उन्हें देखा, कुछ समझने की कोशिश की, फिर राजवैद्य से झुककर मंत्रणा की। जल्द ही उन्होंने अपने खास सेवक चौन सिंह को इशारा किया। वह दौड़कर गुप्त द्वार से कुछ विशेष औषधियां और वस्तुएं लेकर लौटा। राजवैद्य ने गहरी सांस लेते हुए रानी की ओर देखा और कहा, महारानी जी, मुझे क्षमा करें, कुछ भी तय नहीं कह सकता, पर एक आखिरी प्रयास करना चाहता हूँ, कृपया आप सब बाहर चले। रानी कांपती हुई खड़ी हुई। अजय ने उनका सहारा दिया। चंद्र उनकी साड़ी के पल्लू से चिपका खड़ा था। पीछे पीछे मलखान भी निकला, आंखों में आंसू, चेहरे पर बनावटी दर्द, और बरबराते हुआ कहा, जीजाजी, किस नीच ने यह कुकर्म किया, मैं उसका कलेजा चबा जाऊंगा। हाय, मेरा सहारा छिन गया। मैं तो आपके कारण यहाँ रुका था दीदी, वरना बहुत पहले चला गया होता। और जैसे ही सब बाहर निकले, महामंत्री ने भीतर का दरवाजा बंद कर लिया। चौन सिंह धीरे धीरे गुप्त औषधियों को वैद्य के निर्देशों पर तैयार करने लगा। कमरे में धीरे धीरे खास गंध फैलने लगी, ऐसी गंध जो शायद जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय करने वाली थी। और राजवैद्य की आंखों में अब भी एक उम्मीद चमक दिख रही थी। राजवैद्य ने धीरे से कुछ कहा और मंत्रीवर के चेहरे पर एक क्षण को हल्की सी मुस्कान आई, पर अगले ही पल वैद्य ने जो कहा, वो सुनते ही मंत्री की चीख निकल गई। राजवैद्य ने कंधे पर हाथ रचकर धीमे स्वर में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। मंत्री धीरे धीरे कांपते कदमों से बाहर निकले। दरवाजे पर इंतजार कर रही आंखें सवालों से भरी थीं। मंत्रीवर, महाराज कैसे है? बोलिए ना। और फिर मंत्री ने धीमे से कहा, महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही महल में महारानी की चीख गूंज उठी। राज्य में चारों तरफ अंधेरा छा गया, किसी भी घर में दीपक नहीं जला, हर आंगन शोक में डूबा हुआ था। महारानी गहन शोक में चुप बैठी थीं। तभी एक दासी ने आकर बताया कि मलखान जी मिलना चाहते हैं। महारानी ने इशारा किया और मलखान अंदर आया। रानी को देखते ही वो बनावटी दुरैक से भरी आंखों में आंसू लाकर बोला, दीदी, अब चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, अब जो भी करना होगा मिलकर करेंगे। रानी टूटे मन से बोली, भैया, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई, अब कुछ समझ नहीं आता। मलखान ने झुककर जवाब दिया, दीदी, चंद्र को राजगद्दी पर बैठाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रानी थोड़ा झिझकी, पर भैया, अजय बराए योग्य है, फिर ये कैसे होगा? मलखान ने जहर गोलते हुए कहा, दीदी, यही तो मैं कह रहा हूं। अजय अगर राजा बन गया तो आपको और चंद्र को कोई नहीं पूछेगा। वो बड़ा होते ही आपको इस महल से बाहर कर देगा। अगर चंद्र राजा बन गया तो सब आपके हाथ में रहेगा। आप उसकी मां है। रानी कुछ क्षण सोचती रहीं और फिर धीरे से बोली, ठीक है भैया, जैसा तुम कहो। और उसी दिन महारानी ने सभा में आदेश दे दिया कि चंद्रसेन ही नया उत्तराधिकारी होगा और जब तक वो बरान हो, राज्य का सारा कार्य मलखान देखेगा। मंत्रीवर ने विरोध किया, महारानी जी, यह अन्याय है, अजय को नजरअंदाज करना सही नहीं। पर रानी ने सख्त स्वर में कहा, यह हमारी आज्ञा है, जो इसका विरोध करेगा वो राजद्रोही कहलाएगा। मंत्रीवर ने झुकते हुए कहा, जैसा आदेश, लेकिन जाते जाते मन में सोच लिया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उधर अजय अपने कमरे में तलवारों की प्रैक्टिस करता, किताबों में डूबा रहता। उसे सिंहासन से मतलब नहीं था, बस एक बात दिन रात उसे कचोटती थी, उसके पिता को जहर किसने दिया और क्यों? और अब उस अपराधी को पकड़ना और न्याय दिलाना ही उसका उद्देश्य बन चुका था। रात के 11 बज चुके थे। युवराज अजय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मन में पिता की मृत्यु और उसके पीछे छिपे रहस्य को लेकर गहरी सोच में डूबा था। उसने तय किया कि कल सुबह वह मलखान मामा से इस विषय में बात करेगा, शायद वही कोई सही रास्ता दिखा सकें। लेकिन तभी एक अजीब सी गंध उसके नथुनों से टकराई। उसने उठने की कोशिश की, पर शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। पलकें भारी होने लगीं और फिर सब आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो शरीर टूट रहा था, सांस उखड़ रही थी। उसने महसूस किया कि उसके मुंह पर एक मोटी पट्टी बंधी है और हाथ भी पीछे की ओर कसकर बांधे गए हैं। वह किसी हिलते हुए रच के भीतर पड़ा था। उसने खुद को थोड़ा खिसकाकर रच की लकड़ी की दीवार में बने एक छोटे छेद से बाहर जाका। सूरज निकल रहा था और रच के साथ 3 सशस्त्र सैनिक चल रहे थे। शायद दूसरी ओर भी होंगे। अजय के मन में बिजली सी कौंधी, ये कोई मित्र तो नहीं हो सकते, ये तो साफ शत्रु है।
लेकिन राजमहल के शयन कक्ष से ये लोग उसे इस तरह निकालकर कैसे ले आए? मतलब ये है कि दुश्मन महल के अंदर ही है। हो सकता है वही जिसने महाराज को जहर दिया और अब युवराज को भी रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन कौन? रानी? नहीं, वो तो अजय को बेटे की तरह मानती थीं। चंद्र? नहीं, वह तो अभी बच्चा है। तो फिर मलखान मामा? नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। या शायद नहीं, पर क्या पता। मन के भीतर घुमड़ते सवालों के बीच अजय ने खुद को आजाद कराने की कोशिश शुरू की और कुछ ही देर में वह अपने बंधे हाथ छुड़ाने में सफल हो गया। मूंग की पट्टी भी अब हट चुकी थी। उसने कमर के उस स्थान पर हाथ मारा जहां गुरुजी के कहने पर वह हमेशा एक छोटी कतार छुपाकर रखता था। शुक्र है, कतार अब भी वही थी। अब चाहे जितने भी हों, देख लूंगा, उसने मन में ठान लिया। तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। यही जगह है। हाँ, यही है। तो निकालो इसे और बाहर फेंक दो। रुको, एक दृढ़ आवाज सुनाई दी। फेंकने से पहले सोच लो, तुम राज्य के उत्तराधिकारी की हत्या करने जा रहे हो। यह आवाज थी चौन सिंह की। अरे चौन सिंह, एक रूखी और कटु आवाज आई। अब मलखान राजा है, उसकी ही चलेगी। लेकिन मनोहर, ये राजद्रोह है। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी चौन सिंह। ज्यादा तरतर मत करो, इसे पहाड़ से नीचे फेंको और मेरे साथ चलो, बहुत इनाम मिलेगा। मनोहर, इतना आसान नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, अजय को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगले ही पल तलवार खींचने की आवाज गूंजी। अरे, इस चौन सिंह को भी खत्म कर दो। मुझे खत्म करने के लिए तुम्हें आज पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, मनोहर। और फिर पहाड़ी के उस सुनसान किनारे पर दो तलवारें टकराईं और उसी पल कटार हाथ में लिए अजय भी रच का दरवाजा तोड़कर बाहर कूद पड़ा। चेहरे पर तेज, आंखों में ज्वाला और मन में पिता की मौत का बदला लेने का संकल्प। एक ही झटके में उसने रच का दरवाजा तोड़ा और रच के नीचे कूद पड़ा। सामने दो सैनिक हैरान होकर उसे देख ही रहे थे कि अजय ने बिजली की फुर्ती से एक की तलवार छीन ली और दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। कटार और तलवार की खनकती आवाजें पहाड़ी घाटी में गूंज उठीं। चौन सिंह, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, अचानक पूरे जोश से चिल्लाया, युवराज की जय हो। तभी दूर से कुछ घुड़सवार तेजी से आते दिखे। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध दोनों साफ नजर आ रहे थे। चौन सिंह मुस्कराया। अब कोई चिंता नहीं युवराज, अपने लोग आ गए हैं। कुछ ही पल में वे घुड़सवार पास पहुंचे और उनमें सबसे आगे थे महामंत्री और महाराज के कुछ सबसे वफादार सेवक। महामंत्री घोड़े से कूदे और दौड़ते हुए अजय को अपने सीने से लगा लिया। बेटा, तुम ठीक तो हो? कोई चोट तो नहीं आई? अजय ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं मंत्रीवर, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे आए? मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा। युवराज, तुम्हारी सुरक्षा के लिए जो गुप्त प्रहरी हमने नियुक्त किए थे, उन्हीं में से एक थे चौन सिंह। इन्हीं की सूचना पर हम पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे। तभी मंत्रीवर की आंखें अंगारे सी जल उठीं और उनका क्रोध मनोहर सिंह पर बरस पड़ा। मनोहर, क्या तुम सेनापति बनने के सपने में इतना गिर गए कि राज्य के उत्तराधिकारी की हत्या पर उतर आए? तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। मनोहर सिर झुकाकर बोला। मैं दोषी हूं मंत्रीवर, लोभ ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। जो सजा देना हो दीजिए। लेकिन मंत्री ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अभी नहीं, अभी तुम्हारा काम बाकी है। अब तुम जाओ, मलखान को यही बताओ कि तुमने युवराज को पहाड़ से नीचे फेंक दिया है। और ध्यान रहे, हमारी नजरें हर समय तुम पर रहेंगी। जरा सी चूक और अगली सांस तुम्हारी आखिरी होगी। और हां, तलवार उठाओ, अपने साथियों का सफाया करो। मनोहर ने कांपते हुए तलवार उठाई और देखते ही देखते अपने सभी साथियों का अंत कर दिया। तभी मंत्री, चौन सिंह और युवराज अजय अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल पड़े। रास्ते भर तीनों चुपचाप चलते रहे। हवा में सिर्फ घोड़ों की टापों की आवाज थी। जब अचानक मंत्रीवर ने कहा, कुमार, अब तुम्हें कुछ समय जंगल में गुप्त रूप से रहना होगा, जब तक हम मलखान को खत्म न कर दें। अजय ने सवाल किया। मंत्रीवर, हम अभी के अभी मलखान को महल से बाहर क्यों नहीं कर सकते? मंत्री ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि राजकीय मुद्राएं, आदेश पत्र और हस्ताक्षर सभी मलखान के पास है। महारानी ने उसे संपूर्ण अधिकार दे दिए हैं। इसलिए महल और दरबार दोनों में उसी की हुकूमत चल रही है। तभी चौन सिंह ने पूछा, लेकिन आपने मनोहर को क्यों छोड़ दिया और उसके साथियों को उसी से मरवा दिया? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि मलखान को यह यकीन दिलाना जरूरी था कि मैं अब जीवित नहीं हूं, और ये काम मनोहर से बेहतर कोई नहीं कर सकता था।
मंत्री ने सिर हिलाया। और अगर वो धोखा देगा तो उसका अंत भी तय है। लेकिन अगर वो वफादार बन गया तो वही मलखान की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। चौन सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, आप दोनों की योजना कमाल की है। अब मलखान का अंत दूर नहीं। तीनों कुछ देर तक घोड़ों पर चलते रहे। जंगल अब घना हो चुका था और सामने चारों ओर मखमल जैसी घास बिछी दिखाई दे रही थी, जिन पर सुबह की ओस अभी तक चमक रही थी। पर अजय की आंखें उस दृश्य में नहीं, अपने भीतर डूबी थीं। हाल की घटनाएं, पिता की मौत, मलखान की साजिश, मनोहर का विश्वासघात, ये सब उसके मन में एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहे थे। तभी सामने एक झरना दिखाई दिया। वे तीनों वहीं रुक गए। अजय ने पानी के किनारे बैठते हुए कुछ देर आंखें बंद कीं और उस ठंडी हवा में जैसे कुछ राहत मिली। ऊपर पेड़ों की शाखाओं पर बैठी चिड़ियां चहक रही थीं और कोयल की कूक वातावरण को मधुर बना रही थी। तभी मंत्रीवर की आवाज आई, युवराज। अजय ने उनकी ओर देखा। एक शुभ संदेश है तुम्हारे लिए। अजय चौंका, शुभ संदेश? मंत्री मुस्कराए, ऐसा संदेश जिससे लगेगा कि भगवान ने सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दी है। अजय की सांसें तेज हो गई। मंत्रीवर, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए। मंत्रीवर ने गंभीर होकर कहा, तुम अभी महाराज इंद्रसेन से मिलोगे, अपने पिता से। अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या, पिताजी से? नहीं, यह संभव नहीं है। उनका शव मेरी आंखों के सामने जला था। क्या मैं सपना देख रहा हूं या आप पागल हो गए हैं? मंत्री शांत स्वर में बोले, न तुम सपना देख रहे हो न मैं पागल हूं। वो शव महाराज का नहीं था। अजय स्तब्ध रह गया। उसने फटी आंखों से चौन सिंह की ओर देखा। चौन सिंह ने सिर झुकाया। हाँ युवराज, वो शव एक आम आदमी का था, जिसे मैंने ही महाराज की तरह सजाया था। असली महाराज उस समय मूर्छित थे। मैं उन्हें गुप्त मार्ग से एक सुरक्षित स्थान पर ले गया था। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इस क्षण उनसे मिलना चाहता हूं। मंत्री ने हाथ छामते हुए कहा, अभी थोड़ा धैर्य रखो अजय। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई सवाल है, इसलिए कुछ बातें और बताना जरूरी है। महाराज को राजवैद्य ने तो बचा लिया, लेकिन विष ने उनकी जीभ पर असर डाला। वे बोल नहीं सकते और उनका मानसिक संतुलन भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। इसलिए उन्हें मृत मानकर छुपा दिया गया ताकि मलखान जैसे शत्रु उन्हें फिर से कोई नुकसान न पहुंचाएं। महारानी भी मलखान के पक्ष में इतनी अंधी हो चुकी है कि सच्चाई मानने को तैयार नहीं थीं। इसलिए यही तय किया गया कि जब तक महाराज पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, उन्हें गुप्त रखा जाए। अजय की आवाज भीग गई। क्या पिताजी पहचानते हैं लोगों को? मंत्री ने कहा, हाँ, वे सबको पहचानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, निर्णय नहीं ले सकते। यही वजह है कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। अजय अब और नहीं रुक पाया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी मिलना है पिताजी से। मंत्रीवर ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम चौन सिंह के साथ जाओ, मुझे राजधानी जाना जरूरी है। आज शाम मैं फिर लौटूंगा। इतना कहकर मंत्रीवर अपने घोड़े को राजधानी की ओर मोड़ चुके थे और युवराज अजय की आंखों में पिता से मिलने की उम्मीद की चमक थी। उसने रकाब में पैर रखा और चौन सिंह के साथ घने जंगलों के उस गुप्त रास्ते पर बढ़ चला जहां उसके पिताजी महाराज इंद्रसेन उसकी राह देख रहे थे। घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए जैसे ही पहाड़ी का अंतिम मोड़ आया, अजय बेचैनी से बोला, अब कितनी दूर है चौन सिंह? चौन सिंह ने सामने ऊंची पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पीछे की तलहटी में भीलों की बस्ती है। वही एक कुटिया में महाराज को सुरक्षित रखा गया है। इस कबीले के भील महाराज इंद्रसेन के प्रति इतने वफादार है कि अपने प्राण तक दे सकते हैं। कभी महाराज ने इनके सरदार की बाघ से जान बचाई थी, तब से ये लोग राजवंश को देवता की तरह पूजते हैं। अजय ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर हम भीतर कैसे जाएंगे? चौन सिंह मुस्कराया, भील सरदार तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। वो तुम्हारी वर्षगांठ पर महल भी आए थे। भूसे से भरे बाघ का पुतला तुम्हारे कमरे में आज भी रखा है ना? अजय को तुरंत याद आया और हल्की हंसी उसके चेहरे पर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में वो दोनों पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गए जहां धनुष बाण लिए कुछ भील प्रहरी खड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अजय को देखा, एक साथ झुककर आदर से अभिवादन किया। जंगल के बीच फैली बस्ती में जब अजय पहुंचा, लोग झुक झुक कर राजकुमार को सम्मान से देख रहे थे। चौन सिंह ने एक कुटिया के सामने घोड़ा रोका और जैसे ही अजय उतरा, भीतर से 2 सैनिक बाहर आए, जिन्होंने उसे देख अभिवादन किया और कुटिया का द्वार खोला। और फिर अजय दौड़कर पिता से लिपट गया। वर्षों का रोका हुआ प्यार, पीड़ा और आंसू एक साथ फूट पड़े। महाराज इंद्रसेन ने भी उसे कसकर सीने से लगा लिया, कांपते हाथों से उसका माथा सहलाया। कुछ बोल नहीं सके, लेकिन उनकी आंखें, उनका स्पर्श सब कह रहा था। अजय ने भरे गले से कहा, कुछ भी कुशल नहीं है पिताजी। मां अब मलखान के हाथ की कठपुतली बन चुकी है।
आज मेरी हत्या का प्रयास भी किया गया, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, सब ठीक करूंगा, सब कुछ वापस लाऊंगा। महाराज ने उसकी पीठ छपछपाई, मौन ही सही लेकिन उनके मन से आशीर्वाद बरस रहा था। तभी एक सेवक ने सूचना दी, भील सरदार दर्शन करना चाहते हैं। अगले ही पल एक भारी आवाज गूंजी, महाराज की जय हो, युवराज की जय हो। और भीतर प्रवेश किया एक लंबा, गठीला, सधे हुए चेहरे वाला भील सरदार। उसके पीछे थालों में फल लिए कुछ भील कन्याएं भी आईं, जिन्होंने झुककर प्रणाम किया और आदर से थाल एक ओर रचकर बाहर चली गईं। सरदार ने हाथ जोड़कर कहा, युवराज का हमारे कबीले में स्वागत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमने स्वागत में विशेष नृत्य का आयोजन किया है, कृपया आज्ञा दें। महाराज ने मुस्कुराकर इशारा किया, अजय अवश्य जाएगा। शाम ढल चुकी थी, लेकिन मंत्रीवर अब तक नहीं आए थे। अजय बार बार द्वार की ओर देखता रहा और फिर सूचना मिली, मंत्रीवर आ गए हैं। उनके साथ थे राजहृदय। क्या समाचार है? अजय ने पूछा। मंत्रीवर बोले, मनोहर ने तुम्हारी हत्या की सूचना दे दी है। मलखान इतना खुश है कि आज ही राजधानी में उत्सव आयोजित करवा दिया है। अजय ने मुस्कुराकर कहा, आज तो यहां भी उत्सव है, आप चलेंगे? मंत्री ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे राजधानी लौटना होगा, लेकिन राजवैद्य यही रहेंगे। महाराज के उपचार पर तुम्हें इनसे बात करनी है। थोड़ी देर बाद मंत्रीवर ने महाराज से मिलकर विदा ली और जाते जाते कह गए, जरूरत पड़ी तो कल दूध भेजूंगा। और फिर अजय समारोह में पहुंचा और वहां जो दृश्य था वह उसकी कल्पना से परे था। मशालों की लौ में नाचती भील कन्याएं, उनके पांवों की थाप, उनकी चूड़ियों की खनक और जोल की लय। अजय उस नृत्य में इतना खो गया कि भावुक हो उठा, और जब एक भील कन्या ने धीमी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा तो उसने अपने गले से रत्नजडित हार उतारकर उसकी ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे नृत्य के लिए। समारोह से लौटकर अजय अपनी कुटिया में पहुंचा। उसका मन भले ही थक गया था, लेकिन सोचें तेज दौड़ रही थीं, विशेषकर राजवैद्य से मिलने की इच्छा। पर जैसे वो कहीं अदृश्य हो गए थे। अजय ने आसपास खोजबीन करवाई, तब मालूम हुआ कि वैद्य महाराज के इलाज के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढने जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं। रात भर अजय बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। आंखें तो बंद थीं, लेकिन नींद कोसों दूर। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसका सामना राजवैद्य से हो गया। वे चूल्हे के पास बैठकर किसी बूटी को पत्थर पर कूटते हुए औषधि बना रहे थे। अजय ने श्रद्धा से आगे बढ़कर उनके चरण छुए। वैद्य ने स्नेह से माथे पर हाथ फेरते हुए हालचाल पूछा तो अजय ने धीरे से कहा, राज्य की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। पिताजी के ठीक होने में और कितना समय लगेगा? वैद्य ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं युवराज, लेकिन विष का असर गहरा है, अभी बहुत समय लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें बंद करते हुए एक सुझाव दिया, अगर मुनिवर श्वेत की कृपा मिल जाए तो ये काम जल्दी हो सकता है। अजय चौंक पड़ा, पर मुनिवर तो साधारण मनुष्यों की तरह नहीं मिलते, वो तो जैसे किसी दैवी शक्ति से चलते हैं। वैद्य ने गंभीरता से कहा, फिर भी प्रयत्न कीजिए, यही एक मार्ग बचा है। अगले ही दिन अजय बिना किसी को कुछ बताए घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। दिन ढल गया, जंगल घना हो चला और चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। वापस लौटने का रास्ता भी खो गया। तभी दूर कुछ हलचल हुई। एक हिरन, मगर साधारण नहीं। उसका शरीर अंधेरे में हल्की रोशनी बिखेर रहा था। वह धीरे धीरे अजय के पास आया और स्नेह से उसका हाथ चाटने लगा। अजय ने भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ देर बाद हिरन जंगल की ओर मुड़ गया। अजय के अंदर जिज्ञासा जागी और वो घोड़े को धीरे धीरे उस हिरन के पीछे ले गया। पर कुछ ही दूरी पर जाकर हिरन अचानक गायब हो गया। लेकिन उसी क्षण सामने दिखी एक छोटी सी कुटिया, चारों ओर फूलों और फलों के पौधों से घिरी हुई। अजय घोड़े से उतरकर कुटिया की ओर बढ़ा, घोड़े को एक पेड़ से बांधा और भीतर प्रवेश किया। अंदर सब कुछ स्वच्छ था। एक दीपक जल रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। छकावत इतनी थी कि अजय वहीं बिछे एक मृगछाल पर बैठ गया। तभी कमरे में धीमा उजाला फैलने लगा और एक मधुर, दिव्यसी आवाज सुनाई दी, तुम आ गए अजय, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम भटक रहे थे, इसलिए मैंने अपने प्रिय मृग को भेजा। अजय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपको प्रणाम मुनिवर, लेकिन क्या ये आंखें आपके दर्शन की प्यासी ही रह जाएंगी? तभी सामने से आवाज आई, नहीं अजय, आज तुम हमारे अतिथि हो, तुम्हारा स्वागत भोजन के साथ होगा।
और उसी पल एक चमत्कार हुआ। अजय के सामने तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। इसी के साथ कुटिया के भीतर मुनिवर प्रकट हुए, एकदम शांत, तेजस्वी और दिव्य आभा लिए। अजय तुरंत उठकर उनके चरणों में झुका। मुनिवर ने उसे गले लगाकर बैठाया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। अजय की आंखों में आश्चर्य था, महलों में भी ऐसा भोजन उसने कभी देखा नहीं था। कहो अजय, अब बताओ किस कारण आए हो? अजय ने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुनिवर, आप तो सर्वज्ञानी है, आप सब जानते हैं, फिर भी अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो। वो कुछ कह पाता, इससे पहले ही मुनिवर मुस्कराए, तुम बड़े नटखट निकले। उन्होंने हंसते हुए कहा, फिर आवाज गंभीर हो गई, तुम्हारे पिता की बीमारी का एक ही उपाय है, अमृत कुंड का जल, उसकी सिर्फ एक बूंद भी महाराज को पूर्ण स्वस्थ कर देगी। अजय की आंखें चमक उठीं। मुनिवर, वो जल मिलेगा कहाँ? मुनिवर ने ध्यानमग्न स्वर में कहा, अगर मन में लगन हो, नियत सच्ची हो और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अजय ने झुककर कहा, लेकिन मार्ग तो आप ही दिखा सकते हैं। मुनिवर बोले, सुनो अजय, जो भी अमृत कुंड के लिए जाता है, अगर वो 7 दिन में वापस आ जाए तो बच जाता है, वरना कभी लौट नहीं पाता। उस कुंड की रखवाली नागरानी सुंदरी करती है। वो उत्तर दिशा की ओर रहती है, लेकिन इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा। कल सूरज की पहली किरण के साथ निकल पड़ना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अजय ने सिर झुका दिया, पर इसके बाद क्या हुआ उसे खुद नहीं पता। कब आंखें भारी हुईं और कब वो गहरी नींद में डूब गया। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से आंख खुली तो देखा, न कोई कुटिया, न मुनिवर, बस शांत वन, नीला आकाश और घोड़ा पास ही घास चर रहा था। एक पल को तो अजय को लगा कि ये सब बस एक सपना था, लेकिन फिर मन में उठा सवाल, अगर सपना था तो इतना वास्तविक क्यों लगा? और अगर हकीकत थी तो मुनिवर की कुटिया कहाँ गायब हो गई? पर सपना हो या सच, राह तो मिल ही गई थी। अजय ने सूरज की ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पास के पेड़ों से कुछ फल तोड़े, खाए और घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। घोड़े को जैसे पंख लगे हो, वो उड़ता जा रहा था। दोपहर होते होते वो एक हरे भरे सुंदर वन में पहुंचा, जहां घोड़ा भी थककर रुक गया। अजय ने उसे चरने दिया और खुद पास के झरने में स्नान करने लगा। नहाकर उसने पास के पेड़ों से ताजे फल तोड़े और थोड़ा पेट भरने के बाद एक बड़े पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। पर थकावट इतनी थी कि पलकें खुद ही बंद होने लगीं और अजय सो गया। लेकिन दूर कहीं एक और दुनिया जाग रही थी, एक मायावी, खतरनाक और जादुई दुनिया। वहीं से देख रही थी कुबड़ी, एक जादूगरनी जो दिखने में बूढ़ी थी पर असली रूप में एक अति खतरनाक मायावी स्त्री। अपने जादुई दर्पण में उसने अजय को देखा, सुंदर, छका हुआ और निश्चिंत नींद में। उसके चेहरे पर एक विचित्र हंसी दौड़ गई। ये वही थी जो अपने जाल में आने वालों को या तो पत्थर बना देती थी या किसी जानवर का रूप दे देती थी, और अगर कोई उसे पसंद आ जाता तो उसे हमेशा के लिए अपना दास बना लेती। इस जंगल में ऐसी कई पत्थर की मूर्तियां और अजीब जानवर उसकी काली शक्ति का नतीजा थे। अभी तक वो सिर्फ 2 को दास बना पाई थी, 2 सुंदर युवतियां, जिनमें एक थी राजकुमारी कुसुम और दूसरी उसकी दासी व बचपन की सहेली माया। कुसुम बसंतपुर की इकलौती वारिस, बचपन से शिकार की शौकीन थी। एक दिन वो और माया शिकार करते करते अपने दल से बिछड़ गईं और इस रहस्यमयी जंगल में आ गईं। कुबड़ी ने उन्हें अपने दर्पण में देखा और निश्चय कर लिया, ये दोनों अब उसकी सेवा करेंगी। और बस एक मीठे जादू से उसने उन्हें अपने पास बुलाया, प्रेमपूर्वक भोजन कराया और फिर जाल में फंसा लिया। तब से वो दोनों उसकी इच्छाओं की कठपुतली बनकर रह रही थीं। और अब शायद बारी थी अजय की। कुसुम और माया, दोनों राजघराने की सुकुमारियां, जब गहरी नींद से जागीं तो सामने ताजे फल, मीठे पकवान और सौम्य सी मुस्कान लिए वही बुजुर्ग कुबड़ी स्त्री बैठी थी। उसके व्यवहार में ऐसा अपनापन था कि कुसुम ने चकित होकर पूछा, आप इतनी अकेली इस डरावने जंगल में कैसे रह लेती है? और आपकी जरूरतों का क्या? कुबड़ी मुस्कराई और धीरे से बोली, सब बताऊंगी, पहले मंदिर चलो। पूजा किए बिना कोई बात नहीं। दोनों बालिकाएं उसके साथ चल दीं, पर जैसे ही मंदिर पहुंचीं, सिहर गईं। वहां की मूर्तियां डरावनी थीं, आंखें लाल, भयानक चेहरे,
लेकिन कुबडी के आश्वासन पर वो भीतर चली गई और वहीं योग साधना की आड़ में कुबडी ने उन्हें वश में कर लिया। अब वो बस उस जादूगरनी की आज्ञा में रहने वाली दो जीवित कठपुतलियां बन चुकी थीं। और दूसरी ओर जब शाम ढलने लगी तब अजय की नींद खुली, मन में बेचैनी थी। वह उठा, पास के झरने पर पानी के छींटे मारे और वापस लौटने लगा कि तभी उसकी नजर जमीन पर कुछ चमकती चीज पर पड़ी। झुक कर देखा, वो एक बेशकीमती मोतियों से जरा हार था और सबसे बड़े मोती पर लिखा था कुसुम। अजय चौंक गया। कुसुम? कौन है ये? क्या ये किसी खोई हुई युवती का हार है या कोई संकेत? तभी पत्तों के पीछे से एक सुंदर युवती निकली। उसने मधुर स्वर में कहा, आप इस रात को ठहरना चाहते हैं तो आइए मेरी कुटिया को पवित्र बनाइए। अजय थोड़ा सतर्क हुआ, पूछा, आप कौन है? इस घने जंगल में क्या ढूंढ रही है? युवती मुस्कराई, कुछ नहीं ढूंढ रही, सब कुछ त्याग चुकी हूं, यही मेरा घर है। अजय सोचने लगा, ये कितनी निर्भीक है, कोई तो बात है। और इस हार से इसका कोई संबंध नहीं लगता। शक और जिज्ञासा के बीच उसने सोच लिया, अगर ये छल है तो मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगा, लेकिन इसे जानना जरूरी है। वह उसके साथ चल पड़ा। युवती उसे एक कुटिया तक ले गई, भीतर एक कक्ष में ठहराया और बिना कुछ बोले अदृश्य हो गई। थोड़ी देर बाद वह लौटी, इस बार नए वस्त्रों में, सज-धज कर, सौंदर्य में मंत्रमुग्ध करने वाली। जानता था सौंदर्य भ्रम भी हो सकता है। युवती मुस्कुराई और बोली, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मेरे अतिथि है, जब चाहे जा सकते हैं। इस जंगल में आपका स्वागत है। फिर उसने ताली बजाई। दो सुंदर लड़कियां अंदर आईं, हाथों में चांदी के थाल जिनमें गर्म स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। उन कन्याओं चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों में कोई चमक नहीं, जैसे सिर्फ शरीर चल रहा हो, बिल्कुल रोबोट की तरह। कुबडी की आवाज आई, लीजिए, भोजन कीजिए। अजय चौंका और बोला, वो हाँ। फिर जैसे खुद को जबरदस्ती खाना खाने के लिए राजी किया। दोनों लड़कियां थाली लेकर चली गईं और कुबडी मुस्कुराती हुई बोली, आशा है भोजन आपको पसंद आया होगा। अजय ने जवाब दिया, हाँ अवश्य। फिर कुबडी कुछ सोचती हुई बोली, क्षमा कीजिए, मैं अभी आती हूं, और वहां से निकल गई। अजय का मन अब बेचैन था। उसकी नजर अब फिर उन्हीं दो लड़कियों पर गई। उसे यकीन हो गया कि इनमें से एक जरूर कुसुम है, लेकिन कौन? वो जिसके गले में कुछ नहीं, या वो जिसके गले में मोतियों की माला है? तभी दोनों एक पात्र में कुछ पेय लेकर कमरे में लौटीं। अजय ने ध्यान से देखा, जिसके गले में कुछ नहीं था, उसका रूप इतना अद्वितीय था कि हार की जरूरत ही नहीं थी। अजय ने बहुत धीमे स्वर में कहा, कुसुम, और जैसे ही वो नाम लिया, कमरे की दीवारें गूंजने लगीं। कुसुम, कुसुम, कुसुम। उस गूंजती आवाज के बीच अजय की नजर उसी लड़की के चेहरे पर टिकी रही, और सहसा उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, होठों पर जैसे कंपन हुआ। कुसुमा, हाँ मैं कुसुम हूं। माया भी जैसे जाग गई। हाँ तुम कुसुम हो और मैं माया। अजय ने भावुक होकर कहा, तुम कुसुम हो, तुम माया हो, अपने आप को पहचानो। और वो शब्द जैसे पूरे कमरे में प्रतिध्वनि बनकर गूंजने लगे, तुम कुसुम हो, तुम माया हो। और फिर धीरे धीरे जैसे दोनों लड़कियों की आंखों में समझ लौट आई। कुसुम ने फुसफुसाकर कहा, माया, हम तो मंदिर गई थीं पूजा करने उस बुजुर्ग महिला के साथ। माया की आंखें भर आईं। हाँ राजकुमारी, लेकिन हम अपना सब कुछ भूल गए। तभी उनकी नजर अजय पर गई। आप कौन हैं? अजय ने धीमे से जवाब दिया, मैं भी भटकता हुआ यहाँ तक आया, लेकिन शायद समय आ गया है इस जादू को तोड़ने का। अब आप दोनों मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। कुसुम बोली, कुबडी हमें मंदिर ले गई और वहां उसने हमसे 3 फूल अग्नि में डालने को कहा, पहले नीला, फिर हरा और फिर लाल। और जैसे ही हमने ऐसा किया, हम उसके वश में हो गए। शायद अब वो आपको भी ऐसे ही फंसाने की कोशिश करेगी। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं ये नहीं होने दूंगा, लेकिन तब तक तुम दोनों पहले जैसा अभिनय करती रहो। दोनों ने झट से वही रोबोट वाला रूप फिर से अपना लिया। उधर उसी समय मंदिर में कुबडी युवराज को वश में करने की पूरी तैयारी कर रही थी। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा अजय गहरी नींद में बिस्तर पर है और दोनों कन्याएं हाथ बांधे खड़ी है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अजय ने एक आंख खोलकर देखा
वही कुबड़ी अब फिर से उसी सुंदर युवती का रूप धारण करके उसके सामने खड़ी थी। अजय सब समझ चुका था, लेकिन वह चुपचाप आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहा। भोर होते ही किसी कोमल स्पर्श से उसकी नींद खुल गई। सामने खड़ी थी कुसुम, प्यार से उसे उठा रही थी, और माया नाश्ते की थाली लेकर मुस्कुरा रही थी। उस समय दोनों के चेहरे फूलों की तरह खिले हुए थे। अजय ने बैठते हुए पूछा, अब आगे क्या करना होगा? कुसुम ने धीरे से कहा, देखो कुमार, सामने जो दर्पण रखा है, इसी की मदद से कुबड़ी सब कुछ देखती है, यही उसका असली जादू है। तभी अचानक तेज पदचाप सुनकर दोनों फिर से मूर्तियों की तरह खड़ी हो गई, और अगले ही पल कुबड़ी युवती के रूप में कमरे में दाखिल हुई। कुबड़ी ने चहकते हुए पूछा, रात तो ठीक ठाक कटी न? देखो न, अभी तक तुमने कुछ छाया भी नहीं। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हमें मंदिर जाना है पूजा के लिए। और अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अभी तैयार हो जाता हूं। थोड़ी ही देर में कुबड़ी ने अजय का हाथ थामा और उसे लेकर चल पड़ी उस मंदिर की ओर। मंदिर में बड़ी बड़ी दीवारों पर भयंकर मूर्तियां, लाल आंखों वाली एक विशालकाय देव मूर्ति जिसके नेत्रों से चमकती ज्वाला जैसी रोशनी निकल रही थी, और उसके सामने हवन कुंड में सजे हुए नीले, हरे, लाल और एक कोने में थोड़ी दूरी पर रखे पीले फूलों की टोकरियां। उधर कुसुम और माया भी पीछे पीछे मंदिर तक आ चुकी थीं और छिपकर सब कुछ देख रही थीं। कुबड़ी ने कहा, अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। पहले मैं प्रार्थना करूंगी, तब तक तुम शांति से बैठे रहना। और फिर आंखें बंद कर कुछ बड़बड़ाने लगी, मानो किसी तंत्र में लीन हो। अजय की नजरें चारों ओर घूम रही थीं, और तभी उसकी निगाह उन पीले फूलों पर पड़ी जो बाकी फूलों से अलग रखे गए थे। तभी दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी, उसे कुसुम की वो बात याद आ गई, पहले नीला, फिर हरा और अंत में लाल। अजय ने तुरंत पीले फूलों में से 2 उठाए और धीरे से अपने पास छिपा लिए। कुछ देर बाद कुबड़ी ने आंखें खोली और बोली, तो तुम्हारा नाम अजय है ना? अब बताओ, इनमें से कौन सा फूल तुम्हें सबसे सुंदर लगता है? अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नीला, हरा और लाल बहुत लुभावने लगते हैं। तो उठाओ एक एक और इस अग्निकुंड में डाल दो। पहले नीला, फिर हरा और फिर लाल। अरे, इससे होगा क्या? तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, कुबड़ी ने मुस्कुरा कर कहा। अजय ने कहा, तो ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन अगला पल चौंकाने वाला था। उसने तीनों रंगों के फूल अपनी आंखों के सामने रखे और उसी वक्त पीले फूल चुपचाप मुट्ठी में दबाकर अग्निकुंड में फेंक दिए। और जैसे ही वो पीले फूल अग्नि में पड़े, कुबड़ी का सुंदर चेहरा एक झटके में भयानक राक्षसी शक्ल में बदल गया। उसकी आंखों से आग निकलने लगी, चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। मंदिर की मूर्ति की आंखों से अब पीली रोशनी फैलने लगी। अजय ने जैसे ही लाल फूल उठाया, कुबड़ी चिल्लाई, नहीं, रुको, ऐसा मत करो, मैं जल रही हूं। तो तिलस्म तोड़ दो, अजय गर्जा। अब क्या तोड़ूं, मैं तो खुद ही टूट चुकी हूं, अधमरी हूं। कुबड़ी गिड़गिड़ाई, अधमरी क्यों रहना, पूरी ही मर जाओ। कहते हुए अजय ने लाल फूल अग्निकुंड में डाल दिए, और उसी पल कुबड़ी चीखते चीखते जमीन पर गिर पड़ी। तभी कुसुम और माया दौड़ती हुई आईं। कुमार, जल्दी बाहर चलिए, तिलस्म टूट रहा है। अजय ने देखा मंदिर की मूर्ति पिघल रही थी, दीवारें हिलने लगी थीं, जैसे कोई पहाड़ी धसक रही हो। तीनों भागते हुए बाहर निकले और देखा, चारों तरफ कोलाहल था। अलग अलग दिशाओं से लोग मंदिर की ओर आ रहे थे, जिनके चेहरे अब सामान्य हो चुके थे। सभी पहले कभी पत्थर या जानवर बना दिए गए लोग थे, जो अब तिलस्म टूटने के कारण मुक्त हो गए थे। वे सभी अजय के चरणों में झुककर बोले, आपने हमें आजाद किया, हम कृतज्ञ हैं। अजय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब आप सब स्वतंत्र हैं, अपने घर लौट जाइए। और तभी कुसुम, माया और अजय के घोड़े उनके पास आकर खड़े हो गए। अजय ने पीछे मुड़कर पूछा, अब क्या सोचा है तुम दोनों ने? कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कृपा से हमें दूसरा जीवन मिला है, पर अब घर लौटना जरूरी है, न जाने वहां क्या हाल हो। माया ने झिझकते हुए पूछा, और आप क्या वापस लौटेंगे? अजय ने गंभीर होकर कहा, नहीं, मुझे अमृत कुंड का जल लाना है, पिता को बचाना है। फिर उसने पूरा हाल सुना दिया। कुसुम बोली, अगर आज्ञा दे तो मैं साथ चलूं, माया को घर भेज देती हूं। अजय ने स्नेह भरी नजरों से उसे देखा, फिर कहा, मन तो नहीं मानता, लेकिन ये काम मुझे अकेले करना होगा। अजय ने कहा,
ये हार मेरे पास रहेगा जिससे तुम्हारी याद बनी रहेगी, और बदले में अपनी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। कुसुम की आंखें भर आईं, बोली, आओगेन? अजय मुस्कराया। आऊंगा। बारात लेकर कुसुम शर्मा गई और फिर दोनों भारी मन से विदा हो गए। अजय कुछ ही दूर बढ़ा था कि एक वृद्ध सामने आया और हाथ के इशारे से रोका। बेटा, तूने मुझे पत्थर की कैद से मुक्त किया, मुझे अपने साथ रख ले, सेवा करूंगा। अजय बोला। बाबा, मैं एक कठिन यात्रा पर जा रहा हूं, लौटते वक्त ले चलूंगा। वृद्ध बोला। मैं साथ चलूं बेटा, शायद कुछ काम आ जाऊं। अजय झिझका। बाबा, मैं अमृत कुंड की ओर जा रहा हूं। क्या? अमृत कुंड? वृद्ध की आंखों में चमक आ गई। अजय ने चौंक कर पूछा, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? हाँ बेटा, जानता हूं। और फिर वो उसे एक वृक्ष के नीचे ले जाकर कहने लगा, नागरानी का इलाका है वो, नागों से भरा हुआ, जहां कोई जीव टिक नहीं पाता, लेकिन ये लो। उसने एक सफेद मोती अजय की हथेली में रख दिया। इससे कोई नाग तुम्हें छू नहीं पाएगा। अजय की आंखों में चमक थी। बाबा, आपने मेरी राह आसान कर दी, आप यही प्रतीक्षा करना, मैं जल्द लौटूंगा। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया और अजय चल पड़ा। कई कोस चलने के बाद अजय एक सुनसान इलाके में पहुंचा। चारों ओर नाग ही नाग थे, पर सफेद मोती की वजह से कोई उसे देख भी नहीं पा रहे थे। वह चुपचाप आगे बढ़ता गया। तभी एक मानवीय आकृति दिखाई दी। अजय फौरन एक चट्टान के पीछे छिप गया। वो आकृति उसकी ओर बढ़ी और वहीं रुककर बोली, ये नागरानी का इलाका है, यहाँ कोई बात छिप नहीं सकता। मुझे पता है तुम्हारे पास वो मोती है, वही जो एक वृद्ध लेकर गया था। अजय ने एक लंबी सांस ली और पूछा, तो आप नागरानी की बहन हैं? आपने बिल्कुल सही पहचाना। वह मुस्कुराकर बोली, मैं नागरानी की बहन कनक हूं। मुझे अजय कहते हैं। उसने संकोच से कहा, अगर आप मदद करें तो मैं अमृत कुंड तक पहुंच सकता हूं। कनक गंभीरता से बोली, मैं तनमन से आपकी सहायता करूंगी अजय। नागरानी मेरी बहन जरूर है, पर उसकी क्रूरता से मैं बहुत दुखी हूं, और मुझे पता है आप अमृत कुंड के लिए आए हैं। अजय ने सिर हिलाया। कनक कोमल स्वर में बोली, तो सुनिए, नागरानी के शयन कक्ष में एक पेटी है, उसमें चाबी छुपी है। उससे बगल वाले कमरे का ताला खोलिएगा। वहां एक मूर्ति होगी, उससे कहिए तुम पापी हो। जैसे ही वह नहीं बोले, दूसरा नहीं सुनते ही एक मोती उसके मुंह में डाल देना। तब एक अंधेरी सुरंग खुलेगी, जहां दूसरा मोती रास्ता दिखाएगा। 100 कदम बाद एक सर्प मिलेगा, उससे मोती छुआ देना, वही तुम्हें अमृत कुंड तक ले जाएगा। अजय ने धन्यवाद दिया और महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचा तो द्वार बंद था, पर एक चक्र को घुमाने से द्वार खुल गया। अंदर घुसते ही विशाल आंगन और सुनहरे कमरे दिखाई दिए। 12 कमरों को देखने के बाद छक्कर अजय एक शयन कक्ष में आराम करने लगा। इधर नागरानी की दासी नगीना भी थकी हुई थी और अपने ही कमरे में जा पहुंची, जहां शया पर अजय को सोता देख ठिठक गई। पहले तो घबरा गई, फिर मन में हलचल हुई, कितना सुंदर है ये युवक, पर ये यहाँ कैसे? तभी बाहर से आवाज आई, नगीना, नागरानी ने बुलाया है। डरी सहमी नगीना चल पड़ी। नागरानी ने क्रोधित होकर आदेश दिया, हमें इंसान की गंध आई है, खोजो। नगीना समेत सभी दासियां सारा महल छान मारीं, सिर्फ उसका कमरा छोड़कर। जब आखिर में नागरानी वहां पहुंची, अजय पहले ही शया के नीचे छिप चुका था। नागरानी को कुछ न दिखा और वह बाहर चली गई। अजय ने चौन की सांस ली और वहीं से धीरे से बाहर निकला। तभी नागरानी ने एक विशेष मुद्रा में हाथ लहराए और खुद को एक चमचमाती नागिन में बदल लिया। उसके माथे पर दमकती मणि थी। तभी वीणा की धुन गूंज उठी और वह नागिन नाचने लगी। कुछ ही क्षण में एक सुनहरा सर्प प्रकट हुआ और दोनों नृत्य करते हुए कहीं बाहर निकल गए। अजय उनके पीछे गया, पर कुछ नजर न आया। फिर वह चुपचाप वापस नगीना के कक्ष की ओर लौट गया। नगीना के कमरे के पास पहुंचकर अजय ने हल्की सी दस्तक दी, तो कुछ ही पल बाद नगीना ने जाका और अजय को देखते ही तुरंत भीतर खींच लिया। हे भगवान, आज तो आप न होते तो मैं मारी जाती। नहीं नगीना, तुमने मुझे बचाया है, लेकिन बताओ तो क्यों बचाया? क्यों? क्योंकि आप अच्छे लगे। अजय मुस्कुरा उठा, तो अब नाम तो बताओ। परदेशी को अजय कह सकती हो,
बातचीत के बीच उसने मोती दिखाया तो नगीना चौंक गई। ये तो नागरानी के हार का है। मुझे एक बूढ़े बाबा ने दिया था, लेकिन मुझे एक और चाहिए। ये काम तो मुश्किल है। नागरानी हार उतारती नहीं, पर जब वो नागिन बनती है तो। सच कहा, शायद उस समय हार उतार देती है। मैं जाकर कोशिश करती हूं। और नगीना चली गई। कुछ ही मिनटों बाद वो लौटी, पर खांसती हुई, आंखें फैली हुई। मोती तो ले आई, पर नागरानी ने मुझे देख लिया, डस लिया। कांपते हाथों से उसने मोती अजय को थमाया। उसके जहर के बाद 1 घंटे तक उसे होश नहीं रहता। जाओ। और इतना कहकर नगीना की आंखें बंद हो गईं। अजय ने उसका सिर शैया पर टिकाया, हाथ जोड़कर उसे अंतिम विदाई दी और निकल पड़ा। नागरानी के कक्ष में पहुंचकर देखा, वो अचेत थी। अजय ने कनक की बताई जगह से चाबी निकाली और आगे बढ़ते हुए उस कमरे तक जा पहुंचा जहां संगमरमर की एक स्त्री मूर्ति खड़ी थी। तुम पापी हो, कहने पर मूर्ति ने 2 बार नहीं कहा और अजय ने उसके मुंह में मोती डाल दिया। एक गुप्त रास्ता खुल गया। रास्ते में एक विशाल सर्प मिला जिसे मोती से छूते ही वो हट गया। और फिर सामने था अमृत कुंड। वहां 2 पात्र रखे थे। एक पर नागरानी की छवि थी, दूसरे पर सुनहरे नाग की। अजय ने नागरानी वाला पात्र पानी से भर लिया और कमर से बांध लिया। तभी उसकी नजर एक सुनहरी नाग की मूर्ति पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, सामने नागरानी प्रकट हो गई। मेरे नाग को किसने छुआ? कौन हो तुम? अजय चुप रहा। तुम इंसान हो, मुझे मेरा नाग दो, मैं छोड़ दूंगी। अजय ने आकृति अमृत कुंड में फेंक दी। लो, तुम्हारा नाग। नागरानी चीखी और उसी क्षण कुंड में कूद पड़ी। कुछ ही देर में जल की सतह से बुलबुले उठे और सब शांत हो गया। अंतिम छोर पर कनक मिली। आप सफल हो गए। हाँ, पर नगीना नहीं रही। अजय ने सब कुछ बताया। कनक बोली, अब नागरानी कभी लौट नहीं सकती, वो हमेशा के लिए पाताल चली गई। अजय ने विनम्रता से विदा ली और आगे बढ़ा। रास्ते में उसका घोड़ा मिल गया। सवार हुआ तो कुछ ही दूरी पर बाबा भी दिखे। अजय ने मोती लौटाया और उन्हें धन्यवाद देकर अपने सफर की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे अजय भीलों की बस्ती के करीब पहुंचता गया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो हर कदम पर अपने पिता की सांसों की उम्मीद जुड़ी हो। कुटिया के सामने घोड़ा रुका और अजय लगभग भागते हुए भीतर घुसा। महाराज की हालत नाजुक थी, राजवैद्य उपचार में जुटे थे। अजय ने देरी न करते हुए अमृत कुंड का पात्र खोला और जल महाराज के होठों से लगाते ही चमत्कार हो गया। उनकी आंखें खुल गईं और बेटे को देख सीने से लगा लिया। गले में भर्राहट के साथ बोले, कहाँ चला गया था बेटा? तेरे बिना मैं तो पागल हो गया था। राजवैद्य ने कहा, शिवराज, आपने अपने पिता को जीवनदान दिया है, आप धन्य हैं। तभी एक दूत एक संदेश लेकर आया जिसमें लिखा था कि राजधानी की स्थिति बिगड़ चुकी है और मलखान सिंहासन पर बैठने वाला है। महाराज ने आदेश दिया, तुरंत चलो। अजय ने याद दिलाया, पिताजी, श्वेत मुनि ने कहा था कि कोई अयोग्य व्यक्ति जैसे ही सिंहासन पर बैठेगा, उसकी असलियत सामने आ जाएगी। महाराज बोले, तब तो और भी जरूरी है कि समय रहते वहां पहुंचा जाए। सबने साधुओं का वेश धरा और राजधानी की ओर प्रस्थान किया। राजधानी पहुंचे तो दरबार सजा हुआ था। मलखान ताजपोशी की तैयारी में था। मंत्री ने मलखान से कहा, कुछ साधु आए हैं, क्या उन्हें आने की अनुमति है? मलखान ने हामी भरी। जैसे ही साधु दरबार में पहुंचे, अजय ने पूछा, क्या इनको आपकी अनुमति से गद्दी सौंपी जा रही है? रानी अंजलि ने सिर हिलाकर हां कहा। अजय दहाड़ा, ये वही है जिसने महाराज को विष दिया था। मलखान गुस्से से चिल्ला, चुप हो जा पाखंडी। अजय भी तेज से बोला, पाखंडी मैं नहीं, तू है, कपटी मित्र। सैनिकों, इसकी गर्दन उड़ा दो। मलखान चीखा। अजय शांत स्वर में बोला, गर्दन बाद में काटना, पहले सिंहासन पर बैठो। अगर तुम्हारा तेज नष्ट हो गया तो तुम हत्यारे सिद्ध होगे। मलखान सिंहासन पर बैठा और अगले ही पल उसका तेज खत्म हो गया। सिंहासन लकड़ी की तरह सूना दिखने लगा। वो चिल्लाया, तुम सब मेरी माया से डरे हुए हो, अब कोई नहीं बचेगा, और तलवार खींच ली। तभी सभी साधुओं ने अपने चोले उतार फेंके और मलखान हैरान रह गया। 2 मरे हुए लोग उसके सामने जीवित खड़े थे। मंत्री के इशारे पर सैनिकों ने मलखान को घेर लिया।
अजय ने कहा, तुम्हें सच्चा मित्र माना था मलखान, पर तुम तो धोखेबाज निकले। पूरी सभा सन्न रह गई। रानी और चंद्र अवाक रह गए। रानी दौड़कर महाराज के चरणों में गिर पड़ीं। महाराज ने उन्हें उठाया और सिंहासन के पास लाकर खड़ा किया। अजय ने जैसे ही सिंहासन को छुआ, उसमें फिर से वही तेज लौट आया। फिर राजवैद्य ने पूरी कहानी दरबार को सुनाई, कैसे मलखान ने विष दिया, कैसे अजय अमृत कुंड तक गया। कुछ दिन बाद अजय कुसुम का हार देख रहा था कि रानी ने मुस्कुराकर पूछा, हार तो अजय के पास है, पर हार वाली के बारे में क्या सोचा? महाराज ने हंसते हुए कहा, हमने बसंतपुर के महाराज की स्वीकृति मंगवा ली है। और फिर वो दिन आया जब फूलों से सजी सेज पर राजकुमार अजय और राजकुमारी कुसुम का राजसी विवाह हुआ और पूरी प्रजा ने उनके मिलन को एक दिव्य पर्व की तरह मनाया गया और राज्य में फिर से उल्लास छा गया। तो मित्रों, इस कहानी ने साबित किया कि सच्चाई चाहे जितनी भी कठिन हो, वो अंततः जीतती जरूर है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपनों के साथ जरूर बांटिए और ऐसे ही जीवन के अनुभवों से निकली, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए किरदार और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।